तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है 1+2 लर्निंग्स पर। जैसा कि आपने देखना ही होगा कि कल हमने 9th की प्रैक्टिस वीडियो डाली थी। प्रैक्टिस वीडियो मतलब कि थ्योरी को सिर्फ समझना ही जरूरी नहीं होता, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उससे ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। और 9th तो वैसे भी स्कूल के ही एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 9th में तो डिफरेंट स्कूल्स अपनी अपनी तरफ से उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस डालते हैं बच्चों के हिसाब से, लेकिन सीबीएसई बोर्ड तो स्टैंडर्ड नोटेशंस की मतलब तरीके से ही क्वेश्चंस डालता है, एक हिसाब के ही सभी बच्चों के लिए। तो सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस डालता है और उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो अब इस हफ्ते में हम प्रैक्टिस वीडियोस ही करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि आज जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनकी आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उन्हीं में से करेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन है द 11th टर्म ऑफ एपी। ये हमें एक एपी दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इसकी 11th टर्म क्या होगी। दोस्तों मैं इससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर सीबीएसई बोर्ड ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया था, और जो न्यू पैटर्न था उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आए थे। तो हम भी प्रैक्टिस दोनों टाइप के क्वेश्चंस की ही करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हम मल्टीपल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको मल्टीपल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। तो मल्टीपल आपको सिंगल करेक्ट वाले आते हैं, मतलब कई मल्टीपल ऐसे होते हैं जिनमें मल्टी करेक्ट आंसर भी होते हैं, मगर आपके वाला सिर्फ सिंगल करेक्ट है, इसकी एक ही सही ऑप्शन होगी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस। अब स्टार्ट करते हैं। द nth टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म ऑफ एपी। 11th टर्म कैसे निकालते हैं हमने सीखा था, तो सॉल्यूशन करते हैं। हमने देखा था कि सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन होता है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ए हमारी फर्स्ट टर्म है -5, और डी कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में से सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर डी इन दोनों से निकालते हैं। -5/2 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा क्योंकि इसके पास एक और माइनस है, दिस इंप्लॉइज दैट, ये साइन दिस इंप्लॉइज दैट। तो एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करेंगे, -5 + 10/2 दैट विल 5/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस है 5/2। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इससे भी कर सकते हैं, 0 माइनस ब्रैकेट में -5/2, वो भी 5/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी डी आ गई 5/2। अब हमने ए भी निकाल ली, डी भी निकाल ली, अब हमें निकालनी है 11th टर्म। तो 11th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें 11th टर्म का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 11th टर्म का कोई अलग फॉर्मूला तो होता नहीं, हमने देखा था कि कोई भी टर्म निकालनी हो उसका फॉर्मूला an = a + n-1 × d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा a11 = a -5, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म को निकालना है, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपको 11th टर्म का निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह 11 फिल होगा, हमने यहाँ पर भी फिल कर दिया, यहाँ पर भी करेंगे n-1 10। d हमारा है 5/2, उसे एज इट लिख देंगे, और 2 के साथ 10 कट कर 5 -5
प्लस 5 इंटू 5 25, तो आपका आंसर आ गया 20। मतलब अगर ये हमारा जो AP गिवन है हमें -5 -5/2 0 5/2 वाला, इस AP का जो 11th टर्म होगी वो हमारी 20 होगी, उसका आंसर 20 आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 equals to 0, then the value of k, the value of k is, आपको याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने वीडियो लेक्चर के दौरान करवाए थे, जब मैंने कहा था कि नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन ये आता होता है कि k की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि इसमें नॉर्मल रूट तो कहा नहीं जाता, नॉर्मल रूट निकालना तो बहुत ही इजी है, इसलिए k की वैल्यू निकालने के लिए ही क्वेश्चन आता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पर भी सोल्यूशन करेंगे। ये भी MCQ टाइप है, इसकी भी अलग अलग ऑप्शंस, हम पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, हमें तो सोल्यूशन नहीं चाहिए, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो 1/2 अगर रूट है, इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 फॉर दिस पॉलिनोमियल, मतलब अगर x की ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम फिल करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, 0 आंसर आएगा। तो यहां पर फिल कर देते हैं, क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को डोनेट कर भी सिखाया था, px इक्वल्स टू 5/4, तो जब आप इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो आ जाएगा p में 1/2 फिल करने पर 1/2 स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, क्योंकि ये फिल करने पर इक्वल टू 0 आएगा। नॉर्मली बच्चों की गलती ये होती है कि वो इक्वल टू 0 मेंशन नहीं करते। अब एक्स स्क्वायर पर हमने लिखा 1/2, तो उसका आंसर आएगा 1/4। उसके बाद हमारा है प्लस k के साथ है 1/2, तो 1 इंटू k/2 माइनस 5/4 पर तो कोई x था ही नहीं, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आप एलसीएम लेकर मत करें, जो डिनोमिनेटर में 2 है उस टर्म को अलग रखें और जो 4 वाली टर्म्स हैं उनको अलग। कैसे, ये देखिए, k/2 साइड पर कर लिया, ये 5/4 इक्वल टू, क्यों ये भी बता रहा हूं। तो पहले इनके साथ ही डील करते हैं, 4 आ गया, 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, k/2 माइनस 4/4 इक्वल टू 0। 4/4 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, प्लस 4/4 हो गया, काट कर 1, k इक्वल्स टू 2, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई तो k की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब मल्टीपल चॉइस में जो आपको ऑप्शंस दी होंगी उन पर टिक कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेंड्स एक और बात बता दूं, कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा और अंदाजा सा लगा लेते हैं कि इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ये होगा। तो जो एग्जामिनर होता है वो ऑप्शंस को बड़े ध्यान से बनाता है, जो ऑप्शंस होती हैं वो बच्चे के माइंड लेवल के हिसाब से ही बनाई जाती हैं कि उसको जो लगे वो ना हो, जो बिल्कुल ही आपको आइडिया ना हो वो आंसर हो। तो इक्वेशंस को इसी टाइप से बनाया जाता है। अब 1 नंबर क्वेश्चंस में, 1 मार्क क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स भी आते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक ट्रू फॉल है, तो ये ट्रू फॉल क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट। ये तो मुझे लगता है लिखने से पहले ही आप आंसर दे देंगे, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज
एग्जैक्टली 1 रूट। तो जी हाँ, आपने सही कहा या आपने सही सोचा कि इसका आंसर फॉल्स ही होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, और जिसकी डिग्री 2 हो हमने पढ़ा ही है कि उसके 2 रूट होंगे, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं फॉल्स। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमने थ्योरी पढ़ते समय पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक है उसके 3 ही केस होते हैं। कौन कौन से? एक तो डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स कब होता है? जब कोई भी इक्वेशन 0 से बड़ी होती है, कोई भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है याद ही होगा, वो भी मैं लिख देता हूं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे हमारे पास। d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा तो रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी कि इक्वेशन में जो b है उसका स्क्वायर करें, माइनस उसमें से 4 और ac को करें, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा। उस पर इन तीनों में से जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो कंडीशन आपका आंसर होगी। तो यहाँ पर उसने हमें लिख भी दिया इक्वल टू, ये तो इक्वेशन का उसने लिखा रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। ये क्या चीज़ है? क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है कि इक्वल और रियल रूट्स को ढूंढें। अगर आपको दे दिया गया कि इसके इक्वेशन के इक्वल और रियल रूट्स हैं ढूंढो, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें दे दिया गया कि इक्वल और रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? मैंने पढ़ाया था कि x के साथ जो भी लगा होगा वो हमारा b होगा, तो ये हमारा b हो गया। और x स्क्वायर के साथ जो लगा होगा वो हमारा a होगा, तो कुछ नहीं लगा, यानी कि 1 यहाँ पर हमारा a है। और c कोई भी कांस्टेंट होगा, तो b हमारा कितना है? 5k, a हमारा कितना है? 1 एंड c हमारा कितना है? 16। तो यहाँ पर वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। अब वैल्यूज़ फिल करते समय b स्क्वायर माइनस 4ac में फिल करनी है। b स्क्वायर की वैल्यू 5k स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि b की जगह 5k भर दिया, 5 4 a और c इक्वल टू 0। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आएगा। 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, 5 का स्क्वायर हो गया, k का स्क्वायर हो गया। 16 इंटू 4 होता है 64 इक्वल टू 0। 25k स्क्वायर इक्वल टू 64, k स्क्वायर इक्वल टू 64 बाय 25। और अब k स्क्वायर इक्वल टू 64 बाय 25 है। इसका नॉर्मली बच्चे लिख देंगे प्लस माइनस 8/5। आंसर वो सही है, लेकिन आंसर सही निकालना हमारा काम नहीं, सही आंसर को समझना हमारा काम है। तो k स्क्वायर इक्वल टू 64/25, इस लाइन का मतलब क्या है? जो ये लिखा गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू k की हम फिल करें और उसका स्क्वायर करने पर हमारे पास आंसर आना चाहिए 64/25। तो एक तो नॉर्मल वैल्यू है ही 8/5, और सेकंड वैल्यू आएगी -8/5।
आंसर कोई चेंज नहीं, आंसर आपने अगर ऐसे लिख दिया k इक्वल टू प्लस माइनस 8/5 तो वो सही है, मैं भी अभी ऐसे ही लिखूंगा। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि प्लस माइनस आने का मतलब अगर प्लस के 8/5 को लिखेंगे तो भी यही आएगा, अगर माइनस के 8/5 को लिखेंगे तो भी यही आएगा, और यही हमारा आंसर है। इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स हमारा आंसर है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि आपने तो कहा था कि इक्वल एंड रियल रूट्स, लेकिन यहां पर तो आ गया एक 8/5 और एक माइनस का 8/5, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। आप इसको प्लस का 8/5 भी काउंट कर सकते हैं कि इसके दोनों रूट्स 8/5 प्लस के हो गए। आप दोनों माइनस के काउंट करना चाहें वो भी काउंट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन आपका आंसर दोनों सेम आए हैं, 8/5 एंड 8/5, तो आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो nth टर्म को पहले लिख लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब nth टर्म का मतलब है कोई भी टर्म n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आपने 5 बार गिन लिया तो 5th टर्म हो गई, 3 बार गिन लिया 3rd टर्म हो गई, वैसे ही nth टर्म। तो अगर आप यहां पर 1 फिल करें, n की जगह सभी जगह 1 फिल कर दें, इक्वेशन में जहां जहां n है 1 फिल कर दो, तो a1 कौन सी टर्म होती है, फर्स्ट टर्म। तो a1 की वैल्यू कितनी आई, ये माइनस यहाँ तो 0 हो गया, 0 × d0, तो a1 की वैल्यू आई a, यानी कि फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर मैं AP लिख रहा हूँ, ये ऊपर जो वाइट स्पेस है सीक्वेंस यहाँ पर लिखते हैं a, ऐसे ही यहाँ पर 2 फिल कर दो। अब सेकंड टर्म, हमने 3 टर्म्स का सम निकालना है ना, तो a2 सेकंड हो गया, तो a वैसे ही n की जगह अब 2 फिल कर देंगे, तो a + d a2। अब हमने दिख ही रहा है कि a में d ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, तो हमारा कॉमन डिफरेंस है d, तो यहाँ पर सेकंड टर्म हो गई a + d। अब चाहे तो आप d माइनस कर निकाल लें, जैसे इसमें से इसको माइनस किया तो भी d ही आएगा, दिख ही रहा है, तो मैंने जानबूझकर नहीं किया कि टाइम वेस्ट है, वो तो जब सीधा सीधा दिख ही रहा है। तो a3 = a + 3 - 1 × d, वैसे ही तो a3 की वैल्यू आ गई a + 2d, जिसे आप लिख सकते हैं a + d + d। a + d हमारी सेकंड टर्म थी, उसमें एक और d जोड़ दी, तो थर्ड टर्म आ गई a + 2d। तो a + 2d आ गई, तो चाहे तो अब आप इसे सीधा ऐड कर लें, अगर आप सम का फॉर्मूला लगाना चाहे तो वो भी है, उससे भी आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में हमारा मेन मोटो होता है टाइम को बचाएं और सॉल्यूशन को जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की बजाय n वाले फॉर्मूले की बजाय आप सीधा, आपको जब 3 टर्म्स पता ही हैं, वैसे भी वो फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपके पास जैसे 100 टर्म्स हो गई, 20 टर्म्स हो गई, तब हो। लेकिन अब आपके पास टर्म्स ही 3 है, तो फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधा ऐड करो। a 3a 3d है, तो आपका आंसर आ गया 3a + d। तो जो आपकी 3 टर्म्स होंगी फर्स्ट, उनका सम होगा 3a + d। सो अब हम हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने AP का क्वेश्चन देख लिया, अब हम फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड LCM एंड HCF of 9 and 360 if one number is 45 then find the other। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको कोई भी सैम्पल पेपर या बुक्स में ऐसे मिलेगा,
the HCF of two numbers are 9 and 360 respectively. If one number is 45 then other number is, यहाँ पर फाइंड नहीं आएगा, दो नंबर का LCM एंड HCF हमें दिया गया है, हमें उनमें से एक नंबर भी दिया गया है, हमें सेकंड नंबर निकालना है कि सेकंड नंबर क्या होगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था, क्या होता है LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A इंटू B, मतलब दो नंबर्स का LCM इंटू उन्हीं दोनों नंबर्स का HCF इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो LCM हमें गिवन है 9 लिख दिया, HCF 360 मेंशन कर दिया, एंड A और B में से A को मान लेते हैं 45, B हमें फाइंड करना है तो B को B ही लिख दिया, और 45 हमारे राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ये आप डिवाइड और कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी B की वैल्यू आ गई 72, मतलब सेकंड नंबर है 72। अब फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था कि ये क्वेश्चन तो पेपर में पक्का ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट 7 माइनस रूट 5 इज इर्रेशनल, कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो आपको याद ही होगा, इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़ी डिटेल में प्रोसीड्यूर वीडियो लेक्चर में बताया था। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व होगा, लेट रूट 5 इज रैशनल। हमने रूट 5 को रैशनल मान लिया। अगर रूट 5 रैशनल है तो वो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर P और Q सेटिस्फाई करते हैं इंटीजर को, ये इंटीजर का सिंबल है, एंड P एंड Q का HCF यानी कि GCD 1 होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। में थोड़ा सा तेज़ करता हूँ ताकि हम 2-3 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकें। वैसे मैं समझाऊंगा सारा, और वीडियो लेक्चर में भी अच्छे से पहले बता ही दिया था। तो यहाँ पर आ गया P² इक्वल्स टू 5Q²। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, तो लेमा के अकॉर्डिंग आ गया 5 डिवाइड्स P², और याद ही होगा इफ़ P डिवाइड्स A² देन P मस्ट डिवाइड A। तो अगर 5 डिवाइड्स P² मतलब 5 आल्सो डिवाइड्स P। अगर 5 डिवाइड कर रहा है P को तो इसे हम लेमे के यूक्लिड लेमे की तरफ से लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 5M। यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, P² इक्वल्स टू 25M², और यहाँ पर P² हमारा पिछला जो रिजल्ट था उसमें P² की वैल्यू थी 5Q², और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है P²। तो यहाँ पर फिल करेंगे 5Q² इक्वल्स टू 25M², ये 5 कट, तो अब ये बन गया Q² इक्वल्स टू 5M²। तो फिर से लेमे की मदद से ये लिखा जाएगा 5 डिवाइड्स Q²। इफ 5 डिवाइड्स Q² देन 5 मस्ट डिवाइड्स Q। इसको मार्क करें 2, और जो हमारा ऊपर था इसको मार्क करें 1। अब 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, 1 और 2 हमें ये बता रहे हैं कि P एंड Q दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। 5 पर डिवाइड होते हैं मतलब जब उनकी फैक्टराइजेशन की जाएगी तो उसमें एक नंबर 5 तो पक्का आएगा। लेकिन हमने लिखा था कि HCF ऑफ 2 नंबर ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो P एंड Q, तो 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि HCF ऑफ P एंड Q इज 5। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये जो हमने माना था कि √x रैशनल है उसके विपरीत हो गया, उसके ओपोजिट हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख ली जाएगी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन, so our
सपोजिशन इज रॉन्ग। तो नंबर जो है वो दो ही हो सकते हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। तो ये रैशनल तो है नहीं, तो बचा क्या, इरेशनल। सो √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, बच्चे क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ये स्टेप्स बिल्कुल याद होते हैं। लेकिन याद रहे क्वेश्चन में हमें कहा गया था 7 - √5। तो ये सब फॉलो करने के बाद छोटा सा काम और करना है, लेट 7 - √5 बी रैशनल। दोबारा से सॉल्व नहीं करना, जस्ट ऐसा लिखना है कि अगर रैशनल है तो ये a/b लिखा जा सकता है। कोई भी आप नंबर m/p, m/q, m/n कुछ भी लिख सकते हैं, a/b लिखा जा सकता है। अगर 7 - √5 इक्वल्स टू a/b, तो 7 - a/b, ये √5 इधर आ गया। तो जब इसको सॉल्व किया 7b - a/b, तो ये नंबर तो इरेशनल है, हमने पीछे प्रूव कर दिया। यहाँ पर b और a इंटीजर हैं, क्योंकि जब आप लिखोगे 7 - √5 इक्वल्स टू a/b, तो वही कंडीशंस लिखनी है जो p/q के टाइम लिखी थी। तो उस कंडीशन के मुताबिक a और b इंटीजर हैं। इंटीजर में कुछ मल्टीप्लाई किया तो भी इंटीजर, उसमें से कुछ माइनस किया तो भी इंटीजर, और उसमें कुछ डिवाइड किया तो भी आंसर आएगा इंटीजर। तो ये √5 जो है ये तो इरेशनल है और इंटीजर रैशनल होता है। तो ये यहाँ पर नॉट इक्वल हो गया, फिर से दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस 7 - √5 इज इरेशनल। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एपी से लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मेट जो है वो फिक्स्ड ही होता है ऑलमोस्ट, कि जैसे ये टाइप का क्वेश्चन लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन लेना है। तो अब हमारा 8th क्वेश्चन, इफ 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then find 18th term। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, if 7 times 7th term of an AP equals to 11 times the 11th term, then find 18th term। मतलब पहले हम टर्म्स लिखेंगे, हमें इसमें कहा क्या क्या गया है। 7th टर्म मतलब A7 इक्वल्स टू A प्लस n - d होता है, n की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो 7 - 1d लिखा जाएगा। उसके बाद आ गया 11th टर्म a प्लस 11 - 1 इंटू d, और 18th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो वो लिखा जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कहा गया क्या है, 7 times द 7th टर्म, यानी कि ये जो 7th टर्म है इसका 7 गुना जो आंसर होगा, या इसका 7 गुना जो वैल्यू होगी, वो 11 बार 11वीं वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे उसके बराबर होगी। मतलब 7 इंटू A7 इक्वल्स टू 11 इंटू A11। तो अब वैल्यूज फिल करते हैं। 7 इंटू A7 की जगह क्या होगा, A प्लस ये हो गया 6D, तो यहाँ पर लिखा गया 6D। तो अब लिखा जाएगा इक्वल्स टू 11 इंटू A प्लस 10D। याद रहिए ब्रैकेट जरूर डालनी है। तो 7 इंटू A 42D 11A प्लस 11D। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसकी मदद से हमने यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो लिख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जो ए वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं, जो डी वाली हैं उन्हें दूसरी साइड। तो 42D माइनस 110D इक्वल्स टू ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11A माइनस 7A इक्वल्स टू 4A, और 110 में से अगर 42 माइनस करेंगे तो वो आएगा
तो यहाँ पर आ गया -68D। अब ये 4 को भी हम इधर डिवाइड कर देते हैं, -68D/4 इक्वल्स टू 8। अब 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो आज माइनस का साइन एज इट, और डिवाइड करने पर आ जाएगा 17। ठीक लिखा है ना? सही लिखा है। तो ए की वैल्यू आ गई -17D। -17D ए की वैल्यू ये कैसे आ गई? ये आप आगे देखना, जब 18th टर्म फाइंड करने वक्त फिल करेंगे तो 18th टर्म का आंसर आएगा। तो 18th टर्म को लिखा जा सकता है a + 18 - 1 × d। ए की वैल्यू कितनी है अब? -17D प्लस यहाँ पर कितना आ गया? 17 × d। तो इनको जब हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ कह लीजिए एक प्लस का 17D है, एक माइनस का 17D है, तो क्या आ गया? 0। इट मीन्स जो इस AP की 18th टर्म होगी उसका आंसर 0 होगा, वो 0 के बराबर होगी। उसके बाद 9th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो इन्हीं के तरह होंगे, उनके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे या उसी में भी मिल सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड करें और घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी कर सकें, टू फाइंड HCF ऑफ 726 and 275। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो याद ही होगा, A = BQ + R वेयर 0 < or = R < B। तो यहाँ पर अब जो बड़ी वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड लिखी जाएगी, जो छोटी वाली टर्म है वो राइट साइड लिखी जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 726 = 275 इंटू। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए जैसे आप ऐसे टेक्निक लगा सकते हैं अपने दिमाग में कि 276 जो है 275 है सॉरी, वो 300 के नियर है, यानी कि अगर 300 होता हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करते तो आता 900, और 900 तो 726 से बड़ा है। तो 275 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो शायद बात बन सकती है, और 275 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, उसकी वैल्यू 726 से ज़्यादा ही आएगी। तो 275 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो कैसे आएगा, इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। वैसे तो ये आपने छोटी क्लासेस में सीख ही लिया कि 275 है, इसको लिख सकते हैं 200 + 75 इंटू 2। अब 400 + 75 का 2 से किया 1, तो ये आ गया 550। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, अब 726 में से 550 को माइनस कर दो। 726 में से 550 को माइनस किया तो ये 6, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आ जाएगा 7 और यहाँ पर 1, तो बचा क्या 726 = 275 इंटू 2 प्लस 176। अब याद ही होगा ये नंबर यहाँ पर और ये यहाँ 275 याद होगा, ये बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की थी इसकी। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 275 में से अब 176 को माइनस करेंगे, तो ये जब हम माइनस करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 9। एक मिनट, हाँ जी सही लिखा है, 99 आ जाएगा। फिर से होगा ये स्टेप। अब 99 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 के नियर आएगा, लेकिन हमें तो 1 के नियर चाहिए, तो 1
176 में से अगर 99 माइनस कर दिए तो आ जाएगा 77। फिर से करते जाओ, जहाँ तक ज़ीरो नहीं आता वहाँ तक करते जाओ। अब यहाँ पर 3 से करेंगे, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। तो ये स्टेप मैंने किया, 99 इक्वल्स टू 77 इंटू 1 प्लस 22, तो यहाँ पर 77 और 22 इंटू 3 कितना आ जाएगा 66, और यहाँ पर बच जाएगा 11। अब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब इन दोनों नंबर का HCF है 11। HCF 11 का मतलब दोबारा बता देता हूं कि 11 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करे। एक और क्वेश्चन और आज की क्लास कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेशन में मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने बहुत से कंसेप्ट सीख लिए, और जो सीखे हुए थे मैंने पहले ही कहा कि सीखे हुए कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ, पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, 5 अंडर रूट 5x स्क्वायर, ये x स्क्वायर अंडर रूट में नहीं है, प्लस 30x प्लस 8 अंडर रूट 5। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है। कैसे? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला सारा फार्मूला लगाना है। तो करते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते वक्त पहले तो 8 इंटू 5 हो जाएगा 40, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 मिलकर बन जाएगा 5। तो 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 200। तो 200 आप साइड पर लिख लीजिए, वैसे साइड पर लिखने की जरूरत नहीं, इसे दिमाग में ही रखना होता है। अब बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, या बच्चे क्या करते हैं कि 200 के बारे में सीधा सोचने लग जाते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 200 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 30 आए। तो सीधा कुछ क्वेश्चंस में तो सोचा जा सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं सोचा जा सकता। जैसे इसमें तो बड़े आसानी से सोचा जाएगा कि लिख सकते हैं 20 प्लस 10, तो ये तो कोई डाउट नहीं, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा और ऐड कर 30। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अगर ना हो तो वहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, ये सबसे अच्छा तरीका है और गलती के चांस बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये एक 5 2 के साथ बन गया 10, ये भी 10 इंटू 2 20, तो 20 इंटू 10 जैसे मैंने पहले बताया इसके तो इजी है। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छे से आता है तो आप वीडियो को स्टॉप कर कर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन, अब ये रूट 5 के टाइम को हम कॉमन कैसे निकाल लें, मतलब रूट 5 को कॉमन कैसे निकाल लें, इसमें भी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसको कैसे किया जा सकता है, ये यहाँ पर नीचे करते हैं। 20 जो है इसे लिखो 4 इंटू 5। 5 किससे बना है, 5 बना है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, यानी कि 4 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे पहली दो टर्म्स में से एक तो x कॉमन है, एक और दूसरा क्या कॉमन है, दूसरा हमारे पास कॉमन है अंडर रूट 5, क्योंकि वो 20 के पास भी है, हमने यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पर तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है। तो अंडर रूट 5 कॉमन। अब 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर को जब हमने अंडर रूट 5x से डिवाइड किया या उसमें से अंडर रूट 5x कॉमन निकाल लिया, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 5x प्लस 20 के केस में तो देख ही लिया x तो एक ही था तो x तो आएगा नहीं, और 20 की जगह क्या बचा 4 अंडर रूट 5। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा। प्लस मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन आ गई। तो वैसे ही
10 को भी लिख लेते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5 इंटू 5, सॉरी अंडर रूट 5, ये आ गया। अब यहाँ पर हम 2 अंडर रूट 5 को कॉमन निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। कॉमन निकालते वक्त हमें दोनों टाइम सेम चाहिए होता है, तो हम 2 अंडर रूट 5 को कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक और स्टेप कर सकते हैं, या कह लीजिए इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस टर्म में से अंडर रूट 5 एक और बार बाहर आ सकता है। मतलब 20 को जब हमने 4 अंडर रूट 5 इंटू रूट 5 लिखा, उसकी बजाय सिंपल 4 इंटू 5 ही लिख सकते थे। कैसे? अब इसमें से एक और अंडर रूट बाहर निकाल कर देखते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, 5x। यहाँ पर अब एक अंडर रूट बाहर आ गया, तो अंडर रूट 5x प्लस इसके पास कुछ नहीं बचा 4। अब ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि अब जो हमारा 2 रूट 5 है उसको, ये 2 रूट 5 जब कॉमन निकलेगा तो अंदर ये टर्म बचेगी। ये देखिए यहाँ पर आया 2 अंडर रूट 5 कॉमन, बचा क्या? अंडर रूट 5 x एज इट, और अब यहाँ पर अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट हो गया और सिंपल यहाँ पर 4 बच गया। अब अंडर रूट 5 x प्लस 4 और अंडर रूट 5x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट 5x प्लस 4 कॉमन, और सेकंड यहाँ पर आ गया 5x प्लस 2 अंडर रूट। तो x की दो वैल्यूज आई, 4 बाई अंडर रूट 5, इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं, और माइनस 2 अंडर रूट 5 बाई 5। सो हेयर वी एंड अवर क्लास। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, तो आप घर पर और प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कर बताइए। हम ईमेल के थ्रू आपको नोटिफाई कर ही रहे हैं। ईमेल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, कहीं पर भी अपना डाउट क्लियर करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी हमारी पहली वीडियो देखी है, और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम न्यू और बेहतर वीडियोस आपके लिए डालते रहें। थैंक्स।